हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एस्पिरेंट 2025 में। आज हम लोग पॉलिटी की रिवीजन कर रहे हैं। जैसे प्रीलिम्स 2025 के लिए भी 22-23 दिन बचे हुए हैं, तो पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी एंड मैपिंग हो गया, और अपना जो करंट अफेयर्स है PT 365 वगैरह, तो पूरा 2 से 3 बार पूरा रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपके साथ रिवीजन कर रहा हूँ, तो सोचा कर लेते हैं साथ में, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ये यूपीएससी इससे पूछती है सवाल। 1-2 क्वेश्चन तो मतलब लगभग आते हैं एक साल में, 1-2 क्वेश्चन। जैसे अपना मोस्ट फेवरेट टॉपिक अपना क्या हो जाता है, मूल अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स हो जाता है, मूल कर्तव्य हो जाता है, एंड अपना कौन सा है, जैसे संसद 2024 में 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से बने थे, है ना। संसद वाला हो गया, इंटर स्टेट रिलेशन हो गया, ये जिसमें व्यापार वगैरह हो गया, और अंतर राज्य से क्या होता है, केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद आता है अंतर राज्य संबंध, मतलब एक दूसरे 2 राज्यों के बीच क्या संबंध होंगे, तो उसके लिए आता है। फिर अपना पॉलिटी में और क्या है, जैसे नागरिकता से संबंधित तो ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र वाला एरिया आता है। पॉलिटी में और कौन सा चैप्टर है जो अपना न्यायपालिका वाला रीजन हो गया, और अनुसूचित जाति जनजाति जो अनुसूची 5 और 6 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोग उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि इनको 2 से 3 बार रिविज़न कर लिया जाए। तो मेरे साथ आप भी कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल रिवीजन है, तो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। ये रिवीजन में QRM, क्विक रिवीजन मटेरियल करके आता है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें पूरा QRM पढ़ेंगे। तो इसमें अपना पहला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध में हम लोग उठाए हैं, तो इसमें संघवाद। संघवाद क्या होता है कि संघ का मतलब सीधा सा मतलब होता है कि केंद्र शक्तियों का विभाजन, जो सेपरेशन। आप लोगों ने 2 टाइप की विभाजन, जो पावर है वो 2 टाइप के डिवीजन होती है। पावर का डिवीजन 2 टाइप के, एक बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, एक डिवीजन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, एक डिवीजन ऑफ पावर। जो सेपरेशन ऑफ पावर होती है वो राज्य, मतलब जैसे केंद्र एक बॉडी है, जैसे केंद्र है या राज्य कोई भी ले लो, जैसे मतलब केंद्र लेते हैं, तो केंद्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। और एक डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में मेन संघवाद जो है डिवीजन ऑफ पावर को ही बोलते हैं। संघवाद को दूसरा नाम ही डिवीजन ऑफ पावर है। तो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, उसी को हम लोग डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, इसी को हम लोग संघवाद बोलते हैं, राज्य, है ना। तो ये अगर संविधान में देखा जाए तो कौन से आर्टिकल में है कि केंद्र राज्य के मध्य संबंध होंगे, तो ये है संविधान का जो भाग 11 है। भाग 11 जो है ये है केंद्र राज्य संबंध को बताता है। केंद्र राज्य संबंध क्या होंगे, तो आर्टिकल अगर देखा जाए तो कहाँ से 245 से लेकर के 263 तक ये है केंद्र राज्य संबंध के बारे में है। तो इसमें भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके है, इसमें भी चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके है। तो चैप्टर 1 जो है ना उसमें विधायी संबंध है, जो चैप्टर 2 है ना वो प्रशासनिक संबंध है। तो इसमें 245 से लेकर के 255 तक दे देता है, फिगर 255 से 263 तक, है ना। तो ये आपको मतलब बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यूपीएससी में देने वाला अटैम्प्ट कर देने वाले हैं, तो ये बेसिक नॉलेज है, इसको पता होना चाहिए, है ना। अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर आपकी तैयारी में कुछ कमजोरी है। बट आगे देखते हैं, इसको पूरा रिवीजन करते हैं। ये संघवाद, यह राज्य व्यवस्था की ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्तियां केंद्र और उसकी संगठन इकाइयों अर्थात राज्यों में विभाजित होती हैं। वो बताया ना कि केंद्र और उसकी संगठन इकाइयों अर्थात राज्यों में विभाजित होती है, सेपरेट डिवीजन ऑफ पावर। शक्ति के इस विभाजन का उद्देश्य क्या है, शक्ति के इस विभाजन का उद्देश्य क्या है, शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, मतलब शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में न जाए। जैसे डिवीजन जो भी केंद्रीकरण, जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, पंचायत क्यों लाया गया, शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए ही लाया गया। जैसे वहाँ पर राज्य के पास सारी पावर होती थी, अब स्थानीय निकायों के पास भी पावर हो गई। तो इस तो केंद्र और राज्य के मध्य जब होता है तो इसको बोलते हैं संघवाद।
है ना। तो संघ के माध्यम से राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करना, संघ के माध्यम से राष्ट्र की शक्ति का निर्माण करना संघवाद का भी एक उद्देश्य ही है। अब जो संघवाद है वो अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है कब आया, 1973 में केशवानंद भारती केस वाले में। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर में संघवाद को जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को क्या बोला कि ये संघवाद जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना। लेकिन इसको कब बोला संघवाद ने, वाद जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, ऐसा कब बोला, तो एसआर मुंबई केस, ये आपको पता होनी चाहिए। एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को संविधान का मूलभूत बताया है, मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर है ना। जैसे निजता का अधिकार आर्टिकल 21 जो पुट्टो स्वामीवाद केस में आया कि है ना। तो ऐसे जो कुछ वाद होते हैं तो उनमें सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन में कुछ बोलती है, तो उनमें से भी एक ये एक है ना। संघवाद के प्रकार, संघवाद कितने टाइप की होती है, राजकोषीय संघवाद, संतुलित या विषम या असम्मित संघवाद, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद। 4 टाइप के संघवाद इसमें बताए गए हैं। हम लोग 4 होते तो कई टाइप के, लोग 4 टाइप के मेन जो है उनको हम लोग को पढ़ना है ना। तो ये हो गया एक सहकारी संघवाद है ना, सहकारी संघवाद, संतुलित या विषम असम्मित संघवाद, सहकारी संघवाद और प्रतिस्पर्धी संघवाद। तो राजकोषीय संघवाद में क्या है कि सरकार के सभी अलग अलग स्तरों पर राजकोषीय अधिकारों और दायित्वों का आवंटन। उदाहरण संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 के तहत संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। तो जो हम लोग भाग 13 है, भाग 13 में क्या है, व्यापार वगैरह। भाग 12 में क्या है, वित्त से संबंधित है। तो वित्त से संबंधित राज्य और केंद्रों के मध्य जो बंटवारा होता है वो यही राजकोषीय बंटवारा। भाग 12 के तहत जो वित्त है ना उसी के तहत राजकोषीय बंटवारा होता है कि केंद्र लगा आर्टिकल 200, जैसे 268 में क्या लिखा है, 268 में है कि केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी, राज्य सरकार उसको संग्रहित करेगी और राज्य सरकार अपने संचित कोष में रखेगी। आर्टिकल 269 में क्या लिखा है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार लगाएगी, नहीं उसमें लिखा है केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार ही वो करेगी, संग्रहित करेगी और राज्य सरकार को दे देगी 269 में। और 269A जैसे होता है तो उसमें क्या करता है कि संघ सरकार लगाएगी, संघ सरकार संग्रहित भी करेगी, संघ सरकार फिर उसमें संसद बनाएगी कानून, वही जो क्या था वो जीएसटी काउंसिल जैसे 279A के तहत गठित की गई। और 269A में यही लिखा हुआ है कि जो कोई टैक्स होगा वो केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार संग्रहित करेगी और फिर संसद कानून बनाएगी। 269A के तहत क्या करेगी, संसद कानून बनाएगी कि जो टैक्स है वो कितना राज्य को मिलेगा, कितना केंद्र सरकार को मिलेगा। तो यही 269 से 293 तक ऐसे जो वित्त का बंटवारा से संबंधित है, ये राजकोषीय संघवाद से संबंधित है ना। राजकोषीय जैसे असंतुलित या असम्मित संघवाद, ठीक है। तो हम ये आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगा कि जैसे 2 राज्य है, हम अपने यहाँ जो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे कई सारे जो 28 राज्य हैं पूरे, तो उनमें से कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। तो जैसे हमारे संघवाद तो अपनाया है लेकिन वो पूरी तरह से संघवाद नहीं, असम्मित संघवाद, यानी कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। जैसे आप लोग पढ़ोगे 371 वाला, 371 ए से लेकर 371A, 371B, C, D, E, F, G, H, I, J, K तक गया है। अंतिम राज्य कर्नाटक वगैरह, कर्नाटक को शायद गया है, 371J कर्नाटक को गया है। तो 371 से लेकर 371J तक गया है। तो कुछ राज्यों को उसमें स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, यानी कि जो संघवाद अपनाया है भारत ने पूरी तरह से संघवाद में कुछ राज्यों से स्पेशल प्रोविजन देकर के उन राज्यों को भी आपस में विभेद करता है। यही बोलता है असम्मित संघवाद, राज्यों के मध्य भी विभेद, इसी को असम्मित संघवाद। असंतुलित या विषम या असम्मित संघवाद, राज्यों के मध्य भी जो विभेद होता है इसी को हम लोग असम्मित संघवाद बोलते हैं, है ना। सहकारी संघवाद, आजकल सहकारी हर चीज को बोल रहा है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अपना जीएसटी काउंसिल भी है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए ही लाया गया है। नीति आयोग का गठन है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए ही लाया गया है। तो ऐसे सहकारी संघवाद जिसमें दोनों मिल के काम करें, है ना, उसको हम सहकारी संघ, कोऑपरेटिव, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ऐसा संघवाद जिसमें साझा समस्याओं को समाधान करने के लिए संघ और संगठन इकाइयाँ सहकारी या सामूहिक आधार पर पारस्परिक रूप से कार्य करती हैं। जैसे क्या कहता है कि संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर
संघ और राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य है। जहाँ बाध्य वर्ण आ जाए, केवल वर्ण आ जाए, इन पे ज़्यादा आपको फोकस करनी है। संविधान में लिखा है, नहीं लिखा है, ऐसे वर्ण आ जाए तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जैसे सहकारी संघवाद के लिए संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर संघ और राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य है। 7वीं अनुसूची में जो भी विषय शामिल है उसमें संघ और राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य है। प्रतिस्पर्धी संघवाद, तो प्रतिस्पर्धी संघवाद में हमारे प्रतिस्पर्धा के मतलब नहीं कि निगेटिव, जैसे हम लोग एनवायरमेंट वगैरह में पढ़ते हैं कि जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं वो दोनों के दोनों लॉस में जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रतिस्पर्धा का मतलब केवल सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को अपनाया गया है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को अपनाया गया है ना। तो इसके तहत राज्यों से और राज्य केंद्र से, राज्यों से राज्य केंद्र से, केंद्र जो होगा राज्यों से और राज्य केंद्र से, तथा राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। राज्य केंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे, केंद्र राज्य से प्रतिस्पर्धा करेगा, राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसका संबंध व्यापार, निवेश और वाणिज्य आदि के मामले में दो या अधिक राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से है ना। जैसे नीति आयोग एक अच्छा उदाहरण है कि नीति आयोग जो है प्रतिस्पर्धा के लिए कई सारी रिपोर्टें जारी करता है। जैसे एसडीजी गोल में कौन सा राज्य की फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग, थर्ड रैंकिंग। इससे क्या होता है कि आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। दूसरा राज्य तीसरे राज्य को देख करके अपने, जैसे इस साल मान लो कोई राज्य फर्स्ट रैंक पे आया, दूसरा सेकंड पे है, दूसरा राज्य सोचेगा कि हम अब की बार फर्स्ट में आने के प्रयास करें। तो ऐसे नीति आयोग स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत जैसी आदि रिपोर्ट्स और एसडीजी सूचकांक के द्वारा राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। और केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध जो बताया ना, आर्टिकल 245 से 255 तक। जैसे जो भाग 11, अभी हम लोग ऊपर जस्ट देखे हैं कि जो भाग 11 है जिसमें केंद्र राज्य संबंध दिया गया है, तो उसमें आर्टिकल 245 से लेकर के 263 तक है ना। तो जो उसमें से चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, उसमें भी चैप्टर वाइज है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है ना। तो चैप्टर 1 जो है तो उसमें 245 से 255 एक चैप्टर 1 है, केंद्र राज्य विधायी संबंध। और जो चैप्टर 2 है उसमें वो प्रशासनिक संबंध आ जाता है। प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 से लेकर के 263 तक चले जाता है। तो विधायी संबंध में क्या, 245 से 255 हम लोग ये देखते हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन, विधायी शक्तियों का कैसे डिवीजन होगा केंद्र और राज्यों के मध्य। 256 से लेकर के 263 तक में क्या बता देगा कि उसमें प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, केंद्र और राज्य एक दूसरे के कैसे सहयोग करेंगे। इसमें लोग विधायक मतलब जो कानून बनाने के संबंध में केंद्र राज्य के मध्य संबंध होंगे उसको देखेंगे। तो जो एक प्रादेशिक क्षेत्राधिकार, इधर विषय वस्तु दिया गया, ठीक है। प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में संसद के क्षेत्राधिकार कहाँ तक होंगे, राज्य के क्षेत्राधिकार को राज्य का केवल एक राज्य तक सीमित होगा और संसद का पूरे देश में सीमित होगा। तो यही है कि संसद का कहाँ तक सीमित होगा, कि संसद भारत के संपूर्ण या किसी भी राज्य क्षेत्र पर इसका क्षेत्राधिकार होगा। या तो कोई एक होगा या पूरे देश में कर सकती है, किसी विशेष राज्य पर कर सकती है। ऐसे भारत के नागरिक और विश्व में कहीं भी उनकी संपत्ति के संबंध में अतिरिक्त क्षेत्रीय विधायी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेटिव शक्ति संसद के पास, अगर आपकी जैसे जमीन जायदाद कोई विदेशी राज्य में भी, विदेश में भी है, तो वहाँ उससे रिलेटेड भी संसद कानून बना सकती है ना। अपवाद के लिए बोलता है कि उन राज्यों में जहाँ अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ राज्यपाल के पास यह निर्देश देने का अधिकार है कि वहाँ संसद कोई कानून लागू होगा या नहीं, कुछ निश्चित संशोधन या अपवादों के साथ लागू होगा। मतलब ये कुछ अपवाद दे दिया है कि जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, कि जैसे जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र होगा, अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, वहाँ पे कोई भी कानून, जैसे विधानमंडल में कोई भी कानून अगर लागू होगा या नहीं होगा, ऐसा राज्यपाल, जो राज्य का राज्यपाल होता है, वो डिसाइड करेगा कि ये संसद का कानून या विधानमंडल का कानून यहाँ लागू होगा या नहीं होगा। लागू होगा तो किस संशोधन के से साथ लागू होगा, कौन कौन से उसके प्रावधान होंगे जो यहाँ पे लागू होंगे, वैसा जो होता है राज्यपाल डिसाइड करता है। तो अपवाद हो गया कि किस क्षेत्र में संसद के कानून लागू नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे राज्य का जो क्षेत्राधिकार कहाँ होगा, तो राज्य केवल उस राज्य पर जिसके विधानमंडल ने कानून पारित किया है। ये तो पता है कि राज्य का क्षेत्राधिकार कहाँ होगा, केवल उस राज्य तक सीमित होगा।
अब विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु पता ही है, 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो पहले 97 थे अब 98 हो गए हैं। राज्य सूची में पहले 66 करीब थे, अब 59 हो गए हैं, मतलब राज्य सूची में। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब शायद 52 के अराउंड हो गए। 47 थे, अब 52 के अराउंड शायद हो गए हैं। हाँ देखो, अब 100 विषय। ये देखो संघ सूची, संघ सूची अपनी संघ 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 प्लस 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 246 प्लस 7वीं अनुसूची। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 7वीं अनुसूची के तहत डिवीजन है ना। तो इसमें क्या है, संघ सूची में संसद का प्राधिकार है। इसमें जो पहले जो संविधान बना था इसमें 97 विषय थे, लेकिन अब 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची, इसमें पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए हैं, ठीक है। समवर्ती सूची में जैसे पहले 47 थे, अब 52 विषय हो गए हैं, है ना। तो ये बढ़ते घटते रहते हैं, जब कोई अमेंडमेंट के तहत संसद या कानून बनाती है तो अमेंडमेंट कर देती है। तो जो समवर्ती सूची है इसके संबंध में पता ही है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, और विवाद की स्थिति में संघ कानून प्रभावी रहेगा। कोई अगर कानून बनाए, संविधान मंडल भी बनाती है और संसद भी बनाती है, अगर दोनों एक दूसरे से लैप्स कर रहे हैं, कोलैप हो रहे हैं, तो संघ का कानून लागू होगा। तो ठीक है, ये तो हमारे संविधान में आर्टिकल 247 में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। साथ ही मतलब अगर कोई कानून संसद और विधानमंडल दोनों बना देती है सेम चीज के लिए, तो जो संघ का कानून होगा वो प्रभावी होगा, है ना। अनुच्छेद 248 के बारे में नोट लिखा हुआ है, इसको ध्यान देख लो। अनुच्छेद 248, अवशिष्ट विधायी शक्ति। अवशिष्ट विधायी शक्ति, हमारे देश में अवशिष्ट विधायी शक्ति किसके पास है, केंद्र के पास, संसद के पास। जैसे यही अगर अमेरिका, स्विट्जरलैंड वगैरह में देखो, तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड वगैरह में क्या है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्य के पास होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही है। अपना जैसे कनाडा, हम लोग कनाडा को फॉलो करते हैं, कनाडा में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, संघ के पास है। मतलब मजबूत संघ के साथ संघवाद बनाया गया है। हमारे देश में क्या है, मजबूत संघ के साथ संघवाद को बनाया गया है, यानी कि अर्ध संघीय है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मतलब ऐसा संविधान को एनालिसिस करने के बाद ऐसा मतलब दिखता है। संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, ये भी अवशिष्ट शक्तियां, जिनका उल्लेख 7वीं अनुसूची की किसी भी 7वीं अनुसूची के किसी भी सूची में नहीं है। यानी अनुच्छेद 248 साफ साफ कहता है जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इनमें डिवीजन किया गया है, तो इनमें अगर कोई भी जो प्रावधान है इसमें शामिल नहीं है, वो सब अवशिष्ट शक्तियां मानी जाएगी। और अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित कोई कानून बनाने का अधिकार होगा वो संसद को होगा, ऐसा अनुच्छेद 248 में है। आपको थोड़ा बहुत आर्टिकल भी ध्यान रखना है, तो अनुच्छेद 248 में ये है, ठीक है। तो यह स्थिति कनाडा के समान, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के विपरीत है ना। बताया ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में ऐसा है कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो राज्य को दी गई हैं। स्विट्जरलैंड, अपना जो जर्मनी के नीचे स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इधर अमेरिका, ये तीनों क्या है, इनमें ऐसा है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्य को दी गई है। जैसे अगर भारत है, कनाडा है, यहाँ पे क्या है, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र को दी गई है, संसद इसमें कानून बना सकती है। अब यहाँ पे कुछ निश्चित परिस्थितियों में व निर्धारित शर्तों के तहत संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। संसद को ये ऐसे संविधान में प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत राज्य जो होती है, संसद जो होती है वो राज्य पर नियंत्रण रखती है। वैसे कौन कौन से हैं, तो जैसे कौन कौन से आर्टिकल, 247, 248 है, उसके नहीं 249 है, 249 है, 249, 252, 253, फिर 352, 356, ये आर्टिकल याद रहना चाहिए। कौन से, 249, 252, 253, फिर 352, 356, 5 आर्टिकल है, आपको याद रखने हैं कि ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसके तहत अगर केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण बना सकती है, मतलब कानून बनाने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249, 252, 253, 352 और 356, ये आर्टिकल है, याद रखना। 5 आर्टिकल, ये मेंस में भी आंसर राइटिंग में काम आता है कि संसद किस तरह राज्य पर नियंत्रण रखती है, ऐसे कानून क्वेश्चन बनते हैं। अनुच्छेद 249 में क्या लिखा है कि राष्ट्रहित में यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से
कम से कम 2/3 सदस्य, देखो 200, ये आर्टिकल 368 वाला विशेष बहुमत नहीं है, ये 200, इसको 249 312 में यही विशेष बहुमत लिखा है कि उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जैसे 368 में विशेष बहुमत क्या है, उसमें है कि उपस्थित मतदान तो रहना चाहिए, प्लस जो सदस्य संख्या है उनका भी बहुमत होना चाहिए। तो जो 312 और 249 में विशेष बहुमत ही अलग है, ठीक है। 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प यह घोषणा करती है कि राष्ट्र हित में केंद्र और राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक है। अनुच्छेद 249 के तहत संसद कानून बना सकती है किसी राज्य के लिए, लेकिन इसकी शर्तें हैं कि राज्यसभा विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का मतलब है कि सदस्य संख्या उपस्थित जितने हैं और प्लस जितने भाग ले रहे हैं, मत दे रहे हैं, उनका 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत से अगर कोई राज्यसभा अगर किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करती है तो फिर संसद उसमें कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 के तहत क्या है, 252 के तहत कि राज्यों के बीच आपस में सहमति बन जाने पर, 252 अगर दो या दो से अधिक राज्य आपस में सहमति बना ले कि इस संबंध में सेम कानून हमारे यहाँ बने, आपके यहाँ ही बने, तो फिर संसद को लोग अनुरोध करते हैं और संसद इसके विषय में कानून बनाती है। जब 2 या अधिक राज्य के विधानमंडल द्वारा संसद से राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अनुरोध करते हुए संकल्प को पारित किया जाता है। अब नोट इसमें ये है कि ये कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे जिन्होंने संसद से ऐसा कानून बनाने के लिए अनुरोध किया होगा, है ना। ये तो सारा आपको समझ आ जाएगा। अनुच्छेद 253 में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौतों को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 352 के लिए क्या है, 352 में क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, अनुच्छेद 300 जैसे 352, 356, 365 आपको पता ही होगा। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या होता है कि जब राज्य संवैधानिक रूप से सक्षम नहीं रहता, संवैधानिक प्रावधान वहां पे लागू नहीं होते, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 365 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 252 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होता है तो सारी पावर, जैसे हमारा जो संविधान है वो ऐसा है कि जब आपातकाल लगता है तो पूरा का पूरा राष्ट्र एकात्मक हो जाता है। जैसे हम संघवाद की बात तो करते हैं लेकिन संघवाद फिर नहीं रह जाता, कानून विधानमंडल ही बना सकता है लेकिन संसद से अनुमति लेनी होती है, संसद उसको वो करता है, मतलब मेन पावर संसद के पास जाती है जब राष्ट्रीय आपातकाल हो जाता है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है ना। नोट क्या कहता है कि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के बाद ऐसा कानून निष्क्रिय हो जाता है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कोई कानून अगर राज्य सूची के विषय पर बनाती है तो जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो ऐसा कानून 6 महीने के बाद निष्क्रिय हो जाता है। और अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा कानून राष्ट्रपति शासन के बाद भी प्रभावी रहता है, परंतु इसे राज्य विधानमंडल द्वारा निर्देशित या संशोधित किया जा सकता है। एक चीज आपने देखा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल था तब अगर संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून अगर बना रही थी तो कानून जो होता था 6 महीने बाद अपने आप निष्क्रिय हो जाता था, लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन के तहत संसद कानून बनाती है तब जो कानून होगा वो अपने आप समाप्त नहीं होगा, राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद ही लागू रहेगा केवल, लेकिन संसद राज्य की विधानमंडल है उसको पावर रहेगा कि वो किसी भी कानून को जो राष्ट्र संसद ने पारित किया था उसको बना के रखना चाहती है, निश्चित करना चाहती है, संशोधित करना चाहती है, उसके पास पावर होगी, है ना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी 5 आर्टिकल पढ़े, याद रखना आपको, हमेशा रिकॉल करते रहना। तो हम लोगों ने 5 आर्टिकल पढ़े। आर्टिकल 252 नहीं, पहले 248 पढ़ा, आर्टिकल नहीं 249 दो आर्टिकल 249 पढ़ा हम लोगों ने इस कानून बनाने के संबंध में कि संसद के पास विशेष पावर कब मिलती है। हम लोगों ने कौन सी पढ़ा, आर्टिकल 249 पढ़ा, आर्टिकल 252 पढ़ा, आर्टिकल 253 पढ़ा और आर्टिकल 352 पढ़ा, आर्टिकल 356 पढ़ा। तो 249 में क्या था कि अगर राज्यसभा राष्ट्रहित में एक संकल्प पारित करके ये कहे कि आप संसद से कहे कि आप कानून बनाओ राज्य के लिए, और जो
संकल्प होगा 2/3 बहुमत से, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए राज्यसभा से। आर्टिकल 252 में ये था कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में राज्य के विधानमंडल ऐसा संकल्प पारित करें कि संसद हमारे लिए अनुरोध करे, संकल्प पारित करके अनुरोध करें कि संसद हमारे लिए कानून बनाए, तो संसद कानून बना सकेगी। तीसरे में 253 में ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता, मान लो केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता विदेश में जाके करती है, अब उसको अपने देश में लागू करवाना है तो संसद कानून बना सकती है ना। 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो पूरी की पूरी शक्ति संसद के पास चली जाती है। वो राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि ऐसा जो कानून होगा अगर राज्य सूची पर बनाया गया है तो जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होगा उसके बाद 6 महीने के बाद अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा। और अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, अनुच्छेद 356 के तहत ये है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, संवैधानिक रूप से सरकार नहीं चल रही होती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद के पास शक्ति आ जाती है कि वो राज्य के किसी विषय पर कानून बना दे। ठीक है, जब कानून बनाती है तो ये कानून, यहाँ पे ध्यान रखना कि जो कानून बनाएगी वो स्वयं स्वतः समाप्त नहीं होता है, वहाँ की विधानमंडल को बल्कि पावर होता है कि वो उस कानून को संशोधित कर सकती है, खत्म कर सकती है या लागू रहने दी जा सकती है, लेकिन स्वतः समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आपको रिकॉल करना है। आर्टिकल 249, 252, 253, 352, 356 है ना, जिसमें संसद को स्पेशल पावर मिलता है कि वो राज्य से संबंधित कानून बनाए, है ना। राज्य की कानून निर्माण शक्ति पर केंद्र द्वारा नियंत्रण के कुछ अन्य प्रावधान, राज्य की कानून निर्माण शक्ति पर केंद्र द्वारा नियंत्रण के कुछ अन्य प्रावधान। यहाँ पे हम लोग जैसे बताया था जो 352 है, 356 है, तो जो 352 लगता है ना, तो राज्य की विधानमंडल समाप्त नहीं होती, ना तो विधानमंडल समाप्त होती ना तो कार्यपालिका समाप्त होती, लेकिन 356 जब होता है तो कार्यपालिका 100% समाप्त हो जाती है, लेकिन विधानमंडल समाप्त हो जरूरी नहीं है। संसद अपने मतलब केंद्र सरकार अपने मन क्या है कि समाप्त कर भी सकती, नहीं भी कर सकती, बट ज्यादातर नहीं करती। तो विधानमंडल समाप्त होना जरूरी नहीं है, लेकिन कार्यपालिका का समाप्त होना जरूरी है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो यहाँ पे ना तो विधानमंडल समाप्त होती ना तो कार्यपालिका समाप्त होती, केवल पावर चली जाती संसद के पास, है ना। लेकिन राज्य विधानमंडल भी कानून वगैरह बना सकती है, लेकिन संसद अगर चाहती है ऐसा कानून न लागू तो नहीं होगा, मतलब उसकी फिर ऐसा नहीं कि हम नहीं आप ही करोगे। राज्य की कानून निर्माण शक्ति पर केंद्र द्वारा नियंत्रण के कुछ अन्य प्रावधान क्या है, जैसे आर्टिकल 200 के तहत, आर्टिकल 304 के तहत और 360 के तहत। 204 में क्या, 200 में क्या लिखा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ निश्चित विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। तो यहाँ भी संसद नियंत्रित कर रही ना राज्य के कानून पर। आर्टिकल 200 में यही दिया है कि राज्य के कानून निर्माण शक्ति पर केंद्र के नियंत्रण के कुछ अन्य प्रावधान। तो आर्टिकल 249 के आर्टिकल 200 के तहत राज्य विधानमंडल जो कोई भी कानून पारित करती है तो राज्यपाल के पास ऐसा पावर है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए उस कानून को सुरक्षित रख ले। अनुच्छेद 304 के तहत भी है, 304 में कि राज्य सूची में शामिल कुछ विषयों पर, राज्य सूची में शामिल कुछ विषयों पर विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, केवल बढ़ा गया, ध्यान रखना यहाँ पे, केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति पर ही पेश किया जा सकता है। मतलब अगर विधानमंडल कानून बनाना भी चाहती है तो पहले उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। कैसे, ऐसे कौन से हैं, तो ये है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले संबंधी को। अगर व्यापार और दो राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाना है तो अगर विधानमंडल कानून बनाना चाहती है तो उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। तो राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात ही इसे पेश किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत भी जो केंद्र है वो राज्य पर नियंत्रण रखता है। कैसे, 360 के तहत कैसे रखता है, तो वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों को अपने विचार के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दे सकती है। जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों को अपने विचार के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है। मतलब निर्देश दे सकता है कि आप कोई भी धन विधेयक वित्त विधेयक पास नहीं होगा, ऐसा वो बोल सकता है जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है।
वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों को अपने विचार के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है कि कोई भी जो धन जैसे वैसे क्या होता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यपाल जो होता है वो आरक्षित नहीं करता है, धन विधेयक विधानमंडल का अपना मामला होता है। लेकिन जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है तो धन विधेयक के संबंध में या कोई वित्तीय विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। ऐसा कोई भी कानून हमारे अनुमति के बिना पेश नहीं होगा, ऐसा वो कर सकता है, आरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार पर कैसे कैसे नियंत्रण रखती है। तो आर्टिकल 249 के तहत, 252 के तहत, 253 के तहत, 352 के तहत, 356 के तहत। अभी हमने लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 200 के तहत, आर्टिकल 204 के तहत, 200 के तहत, 304 के तहत और आर्टिकल 360 के तहत। जैसे 200 के तहत कैसे होगा, 200 के तहत ऐसा है, 200 में लिखा हुआ है कि जो राज्यपाल है वो कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकता है। 300 में, आर्टिकल 304 में क्या लिखा गया है कि कुछ विषयों पर केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही कोई विधानमंडल में कानून पेश किया जाएगा। ऐसे कौन से विधेयक है, वो ऐसे विधेयक कि जब कोई राज्य अंतर्राज्यीय मान लो व्यापार से संबंधित, व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, तो अगर उसमें प्रतिबंध जैसे कुछ लगाना है तो राज्य को, विधानमंडल को पहले राष्ट्रपति से सहमति लेनी होती है। अनुच्छेद 360 के तहत कैसे है कि जैसे जब वित्तीय आपातकाल लागू रहता है तो राष्ट्रपति विधानमंडल या राज्य सरकार को ऐसा निर्देश दे सकता है कि वित्तीय विधेयक और धन विधेयक से संबंधित कोई भी प्रावधान हमारे लिए मतलब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं, है ना। प्रशासनिक संबंध, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आर्टिकल 255 से लेकर हम लोग प्रशासनिक संबंध के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, 255 से लेकर के 245 से लेकर के 255 तक क्या पढ़ा, विधायी संबंध, है ना, प्रशासनिक। अब हम लोग क्या आ गए 256 से लेकर के आर्टिकल 256 से 263 तक क्या है, प्रशासनिक संबंध। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं ताकि केंद्र को कार्यपालिका या प्रशासनिक मामलों में राज्य को नियंत्रित करने की शक्ति मिल सके। इसलिए प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे अनुच्छेद 256 और 257 में क्या लिखा है कि केंद्र द्वारा केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों और उसमें लागू अन्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो, राज्य में संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न आए और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। मतलब जो केंद्र को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है संविधान के तहत, तो इसका पर्पज यही था कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानून और उस राज्य में लागू अन्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके और राज्य में संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा ना आए और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, है ना। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो, जैसे कि दिया है राष्ट्रीय या सैन्य महत्व के संचार साधनों का निर्माण और को बनाए रखने के बारे में निर्देश है, रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्देश है। यदि केंद्र के निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ तो अनुच्छेद 365 इस स्थिति में केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करने के संविधान के उपबंध का उल्लंघन माना जाएगा और राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, तो ठीक है, ये समझ आ गया ना। अब एक दूसरे को अपना कार्य सौंपना, अनुच्छेद क्या पढ़ा, अभी 256 पढ़ा, 257 पढ़ा। 256 में क्या था, 256 में क्या था कि केंद्र द्वारा बनाए गए कोई कानून और उस राज्य में लागू अन्य कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो। 257 में क्या था कि राज्य में संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा न आए, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अब 258, जैसे 256, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ये कितने हैं, प्रशासनिक संबंध के बारे में बात करते हैं। 258 1, 258 2, 258 ए, तो केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को राज्य को सौंपना। इसमें सिंपल से ये मतलब है कि केंद्र सरकार चाहे
कि कोई किसी कार्य को राज्य सरकार को सौंप सकती है, और ऐसा कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। और कैसे करेंगे? उस राज्य की सहमति से, राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति चाहे तो केंद्र के कार्य को राज्य सरकार को सौंप सकती है। 258 का ए देखो क्या कहता है, इसमें भी सेम है, तो इसमें उल्टा है केवल कि इसमें जो राज्यपाल चाहे, राज्यपाल जो होगा वो राज्य के कोई काम को केंद्र सरकार को सौंप सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की सहमति से। ठीक है, यहाँ सहमति, यहाँ भी सहमति की बात चलती है, यहाँ भी सहमति की बात चलती है। अब आ जाओ यहाँ पे 258 का जो 2 कहता है, इसमें हम बता देते हैं कि इसमें ऐसा है कि जो संसद कानून बनाकर, संसद जो होती, संसद केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को राज्य को सौंपना, तो संसद द्वारा, लेकिन राज्य की सहमति के बिना। अब यहाँ सहमति की जरूरत नहीं है, संसद चाहे तो थोप सकती है आपके ऊपर। कैसा? कि कानून बना के संसद कार्य का आवंटन किसी कार्य को ऐसा कर सकती है, कार्य राज्य को राज्य करेगा, तो उसमें सहमति की जरूरत नहीं है, तुम करना ही पड़ेगा राज्य को। अगर नहीं करेगी तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, आर्टिकल 356 के तहत सब वो हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित। ठीक है, तो पूर्ण नियंत्रण केंद्र में, तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी है? अपना जो IAS, IPS, IFOS है, फॉरेस्ट सर्विस वाली हो गई, और IAS, IPS अखिल भारतीय सेवाएं। पूर्ण नियंत्रण जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है, तात्कालिक नियंत्रण जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। जैसे निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार, जो ट्रांसफर करती इधर से उधर, यहाँ से वहाँ, उसके पास केवल इतना ही पावर होता है कि ट्रांसफर कर दे। सस्पेंड करने का या उसको हटाने का पावर नहीं होती कि चलो तुम IAS की नौकरी छोड़ो तुम ठीक ठाक से काम नहीं कर रहे हो, ये हमारे राष्ट्रपति ही करेंगे। तो नियुक्ति करने की शक्ति संसद के पास, नियुक्त करने की शक्ति संसद के पास, और मतलब केंद्र सरकार के पास। अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति केंद्र के पास। पदोन्नति एवं प्रशिक्षण से संबंधित शक्ति केंद्र के पास, पदोन्नति और प्रशिक्षण से संबंधित शक्ति केंद्र। ये इसके पास केवल एक ही है कि ट्रांसफर करेगा इधर से उधर, है ना, बाकी कोई शक्ति नहीं है। ये नोट देख लो, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 के तहत संविधान ने संसद को राज्यसभा के संकल्प, संविधान ने संसद को राज्यसभा के संकल्प के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार दिया। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा एक विशेष संकल्प पारित करती है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के लिए। क्या है? राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 द्वारा समर्थित। अभी हम लोगों ने वाला विशेष मतलब ये जो उपस्थित और मत देने वाला विशेष बहुमत है, यही हम लोगों ने, और कौन सा आर्टिकल पढ़ा? 249, इसमें भी लिखा हुआ है कि राज्यसभा विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 सदस्य अगर चाहे वो मतलब संकल्प पारित कर दे कि संसद किसी राष्ट्र हित में किसी राज्य के लिए कानून बनाए तो बना सकती। वही वाला विशेष बहुमत यहाँ भी है। देखो 249 का विशेष बहुमत, 312 का विशेष बहुमत, ये डिफरेंट है। अगर वहां पर देखो जो 368 का विशेष बहुमत, 368 का विशेष बहुमत और ये दोनों विशेष बहुमत डिफरेंट है, इनको ध्यान रखना है। जो 368 के तहत विशेष बहुमत है उसमें जो टोटल सदन की सदस्यता होती है उनका भी बहुमत लिया जाता है ना। इसमें उनका बहुमत से मतलब नहीं, केवल उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 लिया जाता है। तो 312 के तहत क्या है कि जो राज्यसभा है वो चाहे तो अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करके संसद को अधिकार दे सकती है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। राज्यसभा की स्पेशल पावर होती है लोकसभा से अलग, ठीक है, के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब अपन वित्तीय संबंध के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? विधायी संबंध। सबसे पहले विधायी संबंध आर्टिकल 263 से लेकर 245 से लेकर 255 तक। अब आगा प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक। अब 200 जो भाग 12 में ये कहाँ पे आया? जैसे भाग 11 भी चल रहा था ना, केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध में ही भाग 12 में भी है, इसमें धन, संपत्ति, वित्त वगैरह से संबंधित है। ठीक है, तो ये 268 से 293 तक है। इसमें वित्तीय संबंध राज्य और केंद्र के मध्य वित्तीय संबंध कैसे होंगे 268 से लेकर के 293 तक है। तो हम लोग वित्तीय संबंध पढ़ते हैं। हम लोगों ने विधायी संबंध पढ़ लिया, प्रशासनिक संबंध पढ़ लिया, अब हम लोग वित्तीय संबंध पढ़ेंगे आर्टिकल 268 से 293 के बीच में। देखो
अनुच्छेद 268 268 हम आपको बताते हैं। 268 में लिखा है कि कोई जो कर होगा वो राज्य केंद्र सरकार लगाएगी, राज्य सरकार उसको संग्रहित करेगी और राज्य सरकार ही अपने पास रखेगी। मतलब केंद्र की भारत की संचित निधि में धन नहीं जाएगा। किसकी संचित निधि में जाएगा? राज्य सरकार की संचित निधि में, है ना। क्या है? संघ द्वारा लगाया गया जाने वाला किंतु राज्य द्वारा वसूला गया और विनियोजित अर्थात राज्यों के खातों में रखे जाने वाला किए जाने वाला शुल्क, उदाहरण के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज, वचन पत्र आदि पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क। इसमें एक अपवाद है, क्या कि केंद्र शासित प्रदेशों में इस शुल्क को केंद्र द्वारा ही वसूला जाता है, केंद्र द्वारा ही लगाया जाएगा, केंद्र द्वारा वसूला जाएगा। केंद्र सरकार के संबंध में, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 268 जो है वो लागू नहीं होता। तो इसमें नोट है कि भारत की संचित निधि में जमा नहीं किया जाता। अब चूंकि राज्य संग्रहित करता है, राज्य अपने पास रखता है, तो भारत की संचित निधि में क्यों जाएगा? तो आर्टिकल 268 के तहत जो केंद्र सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाएगा, राज्य द्वारा संग्रहित किया जाएगा, राज्य द्वारा अपने पास रखा जाएगा, तो भारत की संचित निधि में नहीं जाएगा। ठीक है। 269 क्या कहता है, हम उसको बता देते हैं। केंद्र सरकार लगाएगा, केंद्र सरकार संग्रहित करेगा, राज्य सरकार को दे देगा। क्या कि संघ द्वारा लगाया जाएगा, किंतु संघ द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है, एवं वसूला, संघ द्वारा लगाया जाएगा और वसूला भी जाएगा, लेकिन राज्य को सौंप दिया जाएगा। इसका मतलब ये भी केंद्र सरकार की संचित निधि में नहीं जाएगा, राज्य की संचित निधि में जाएगा। ठीक है, 269 के तहत। ठीक है, इसमें जैसे ये कौन कौन से, जैसे कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति पर उत्तराधिकार शुल्क, संपत्ति पर उत्तराधिकार शुल्क कौन लगाएगा? केंद्र सरकार। लेगा कौन? केंद्र सरकार। देगा किसको? राज्य सरकार को दे देगा, तुम अपने पास रखो। ठीक है। बी, कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति पर संपदा शुल्क जो होता है, एक स्टेट ड्यूटी, केंद्र सरकार लगाएगा, केंद्र सरकार इकट्ठा करेगा, राज्य सरकार को दे देगा। रेल के संबंध में समुद्र या हवाई मार्ग से जाने वाले यात्रियों और सामान पर लगने वाला टर्मिनल शुल्क, रेल, समुद्र या हवाई मार्ग से जाने वाले यात्रियों और सामान पर लगने वाला टर्मिनल शुल्क, रेल किराया, माल भाड़ा पर कर और स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन पर कर। जो स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन पर कर है, केंद्र द्वारा लगाया जाता है, केंद्र द्वारा वसूला जाता है, लेकिन राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। अब जैसे अभी हम लोगों ने, अभी आप पढ़ोगे आगे कि जो वित्त आयोग होता है, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग गठित होता है, तो वो केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा कैसे हो और राज्यों के मध्य बंटवारा कैसे हो, इसके बारे में सिफारिश करता है। तो जो आर्टिकल 268 269 है, यहाँ वित्त आयोग की कोई सिफारिश नहीं चलती, यहाँ बस ऐसा ही है, यहाँ वित्त आयोग नहीं आता। वित्त आयोग आएगा अब आएगा वित्त आयोग। ठीक है, यहाँ पे आएगा वित्त आयोग। कैसे कि अंतरराज्यीय व्यापार, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अगर व्यापार हो रहा है, तो वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी आ गया। जहाँ जीएसटी आएगा वित्त आयोग आएगा। ठीक है, वस्तु और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित, लेकिन संसद के अधिनियम के अनुसार संघ एवं राज्यों में विभाजित। मतलब क्या है कि अंतरराज्यीय व्यापार, अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य व्यापार हो रहा है, तो वहाँ पर जीएसटी लगेगा। और अब केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार संग्रहित करेगी, और जो संग्रहित करेगी वो अब संसद कानून बनाकर ये डिसाइड करेगी कितना भाग राज्य को जाएगा, कितना भाग केंद्र को जाएगा। राज्यों को प्रदान की गई राशि भारत की संचित निधि का भाग नहीं होती। क्यों होगी? क्योंकि जब राज्य सरकार अपने, केंद्र सरकार अपने रखेगी और फिर अपने इसको बांट देगी, तो केंद्र संचित निधि का भाग क्यों होगी? यहाँ वित्त आयोग का काम आएगा, कितना सिफारिश करता है जो, और संसद विधि बना क्यों करेगी। अब 270 आ जाओ अपना, 270 अनुच्छेद 270, संघ द्वारा उद्ग्रहित, संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, संघ सूची में शामिल सभी कर और शुल्क। इसको एक बार समझाते हैं बढ़िया तरीके से। क्या है कि अनुच्छेद 270 संघ द्वारा अनुग्रहित और संग्रहित, मतलब क्या बोल रहा है कि संघ सरकार लगाएगी, संघ सरकार इकट्ठा करेगी। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, संघ सूची में शामिल सभी कर और शुल्क। इसमें अपवाद है अनुच्छेद 268, 259, 269A में उल्लिखित कर एवं किसी निश्चित उद्देश्य के लिए लगाया गया अधिभार एवं उपकर यहाँ पे शामिल नहीं होते। ठीक है ना। अब आ जाओ 271, आर्टिकल 271, 268 पढ़ा हमने, 269 पढ़ा हमने, 269A पढ़ा हमने, 270 पढ़ा हमने, 271 हम पढ़ रहे हैं। क्या इसमें क्या लिखा है कि कुछ करों का अधिभार।
संसद को उपयुक्त वर्णित 2 श्रेणियों अनुच्छेद 269 270 के करों पर अधिभार लगाने का अधिकार है। 268 के तहत जो कर एकत्रित की जाती है उन पे नहीं। 269 और 270। 269 में क्या था, केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार संग्रहित करेगी, राज्य सरकार को दे देगी। 270 में क्या था, केंद्र सरकार लगाएगी, केंद्र सरकार संग्रहित करेगी और फिर उसका बंटवारा होता है ना। 270 ये अभी ऊपर हमने पढ़ा ये वाला। फिर अब आता संसद को उपयुक्त वर्णित 2 श्रेणियों 269 270 करों पर अधिभार लगाने का अधिकार है। ऐसे अधिभारों से प्राप्त संपूर्ण राशि केवल केंद्र पर अधिकार होगा। यहाँ राज्य सरकार को नहीं देगी। जो अधिभार और शेष लगाती है सरकार, केंद्र सरकार आर्टिकल 269 और 270 को हटा करके 269 270 में 268 को हटा दो, ठीक है। 269 270 में जो लगाएगी अधिभार और शेष तो वो केंद्र सरकार अपने पास ही रखती है। जैसे अभी शिक्षा पर लगता है ना एजुकेशन टैक्स, सेस टैक्स, तो वो जो होता है केवल केंद्र सरकार रखती है, राज्य सरकार नहीं रखती। इन अधिभारों से प्राप्त राशि से राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता। इन अधिभारों से प्राप्त राशि में राज्यों का कोई हिस्सा नहीं होता, इसको ध्यान रखना है। अब ये राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित और भोग किए जाने वाले कर राज्य सूची में उल्लिखित, जो राज्य सूची में उल्लिखित कर है वो राज्य सरकार लगाएगी, राज्य सरकार संग्रहित करेगी, अपने पास रखेगी। यहाँ केंद्र का कोई मैटर नहीं करेगा। अब आ जाए 275 में। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, तो ग्रांट सभी बात करते हैं, यही वित्त आयोग का काम पड़ता है। यहाँ आर्टिकल 275 वित्त आयोग का यहाँ पे है ना, वित्त आयोग, ठीक है। तो अनुच्छेद 275 जो है वैधानिक अनुदान की बात करता है। अनुच्छेद 282 जो है विवेकाधीन अनुदान की बात करता है। तो वैधानिक अनुदान में वही कि अनुसूचित जाति जहाँ होगा वहाँ राज्य केंद्र सरकार देगी। और विवेकाधीन अनुदान में क्या होगा, विवेकाधीन अनुदान में क्या होगा, केंद्र सरकार जिसको मन चाहेगा देगी, नहीं मन चाहेगा नहीं देगी, उसकी विवेकाधीन अधिकार है। तो यहाँ पे जो वित्त आयोग है, यहाँ पे सिफारिश वित्त आयोग का मेन काम यहाँ पे आता है 275 के तहत जो वैधानिक अनुदान है। तो संसद उन राज्यों को ऐसा अनुदान देती है जिन्हें इस तरह की निधि की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जनजाति कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। संसद उन राज्यों को ऐसा अनुदान देती है जिन्हें इस राज्य की निधि की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जनजाति कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, ऐसी निधि वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों को प्रदान की जाती है। और अनुच्छेद 282 के तहत विवेकाधीन अनुदान है। केंद्र और राज्य दोनों किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दे सकते हैं। सार्वजनिक उद्देश्य ध्यान रखना। दूसरा, केंद्र यह अनुदान राज्यों को योजनागत लक्ष्यों को प्राप्त करने और राष्ट्रीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए देता है। ये उसकी विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। 8वां, ऋण के संबंध में केंद्र राज्य के मध्य क्या संबंध है कि जो ऋण होता है राज्य सरकार कोई लेता है तो केंद्र सरकार से अनुमति लेता है और केंद्र सरकार उसकी गारंटर होता है कि हम तुम्हारा देंगे। तो केंद्र सरकार किसी भी राज्य को ऋण दे सकती है। केंद्र सरकार से कोई भी राज्य सरकार ऋण ले सकती है, लेकिन एक लिमिट तक होती है। अगर वो लिमिट पार हो जाती है तो फिर अगर बाहर से लेना है तो पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना होता है। कि किसी भी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के बदले में गारंटी भी दे सकती है। क्या कहता है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को ऋण दे सकती है और किसी भी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के बदले में गारंटी भी दे सकती है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य को ऋण दे सकती है, ठीक है, और किसी भी राज्य द्वारा लिए गए ऋण के बदले में गारंटी भी दे सकती है। मतलब गारंटर भी होता है, ऋण लो हम तुम्हारी गारंटी देते हैं। राज्य सरकार को ऐसे तो ऋण अगर नहीं देता कोई तो केंद्र सरकार गारंटी लेता है, उसको ऋण आसानी से मिल जाता है। अनुच्छेद 274 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की उपेक्षा। ऐसे कौन से प्रावधान है जहां राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है, यहाँ लिखा है अनुच्छेद 274 में लिखा गया है कि कोई भी विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में पेश या प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। यदि इसमें 4 प्रावधान, इसको रट डालना है। वह ऐसे कर को लगाता हो जिसमें परिवर्तन करता हो जिसमें राज्य का हित संबंध हो। अगर ऐसा कर लगाता हो या उसमें परिवर्तन करता हो जिसमें राज्य का हित संबंध है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। और वह भारतीय आयकर अधिनियम में परिभाषित कृषि आय, कृषि किसका विषय है, राज्य का विषय है, राज्य का विषय है। कृषि आय से संबंधित कोई भी कानून अगर संसद बनाना चाहती है तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होगी। दूसरा,
उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनके आधार राज्यों को धन वितरित किया जाता है, जिनके आधार पर, मतलब ऐसे सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनके आधार पर अगर राज्यों को धन का वितरण किया जाता है, तो ऐसा कोई भी कानून बनाने से पहले हमें केंद्र सरकार की क्या पूर्व अनुमति की जरूरत पड़ती है संसद में आने के लिए। दूसरा कि वह संघ के उद्देश्यों के लिए राज्य करों का पर अधिभार लगाता हो। संघ के उद्देश्यों के लिए राज्य करों पर, लेकिन उद्देश्य किसका? संघ का। तो ऐसा कोई भी अगर अधिभार लगाना है तो पहले अगर क्या होगा कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना। 10वां गैर कर राजस्व का वितरण। गैर कर राजस्व का वितरण, तो देखो गैर कर राजस्व का वितरण, देखो ए है बी है। इसमें केंद्र सरकार को गैर कर से पैसे कैसे प्राप्त होते हैं? यहाँ पे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को डाक और तार जो हम लोग को वो प्रोवाइड करती है सेवा, इसमें जो शुल्क लेती है वो केंद्र सरकार लेती है। रेलवे टिकट किराया जो लगते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जो कुछ चार्जेस लगते हैं, प्रसारण से संबंधित जो केंद्र सरकार का गैर कर से जो वित्तीय स्रोत है। मुद्रा एवं बैंकिंग से, जैसे मुद्रा की करेंसी बढ़ती घटती रहती है, सिक्के छापने अपने से जो कुछ लाभ होता है केंद्र सरकार को मिलते हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो केंद्रीय जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती है, उनसे जो आमदनी होती है, प्रॉफिट होता है, वो केंद्र सरकार के पास जाता है। राजगामी, एस चीट और व्यापक। जैसे यहाँ पे राजगामी आपको पता नहीं होगा, एस चीट क्या होता है? ये ऐसा है कि जैसे मान लो कोई आदमी है, वो उसके पास मतलब संपत्ति है, वो अपनी वसीयत में कुछ लिखता नहीं कि मैं इतनी कम संपत्ति किसको दूंगा, तो जब वो उसकी वंश से खत्म हो जाती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर जो संपत्ति होती है वो सरकार के अंदर आ जाती है, तो ये राजगामी वही है। अब अगर जो लैप्स हो जाता है ना। तो राज्य क्या है? राज्य के अंदर भी राज्यों को भी कुछ गैर कर राजस्व के मुख्य स्रोत जैसे सिंचाई, वन, मत्स्य पालन, यहाँ से जो कुछ टैक्स कर लेती है, एक्स्ट्रा चार्ज लेती है सिंचाई के लिए, वन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, तो राज्यों का गैर कर वित्तीय स्रोत है। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र को राज्य सरकार भी अपनी कुछ कंपनी लगाती है। राजगामी, यहाँ भी है राजगामी व्यक्तिगत राज्य से संबंधित, तो राज्य के ये गैर वित्तीय स्रोत है, गैर कर वित्तीय स्रोत है। ठीक है। वित्त आयोग के बारे में आ गया, हम बताएं आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया संविधान में। ठीक है। यह एक अर्धन्यायिक का क्या मतलब होता है? अर्धन्यायिक का इतना मतलब है कि जब उसको कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना किसी भी मंत्रिमंडल या कहीं से किसी विभाग से लेना होगा तो तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो उस पर कार्रवाई कर सकती है। ये होता है कि उन्होंने अर्धन्यायिक लिखा है, वो खुद भी कार्रवाई कर सकती है, तो इसलिए उनको जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, यह एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 280, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले भी किया जा सकता है। मतलब तो 5 वर्ष पूरा हो जाए या उससे पहले भी, जैसे 2016 वित्त आयोग है ना गठित हुआ, 5 साल पूरा उसका 25 में हो रहा था, लेकिन 24 में 16 वित्त आयोग गठित कर दिया गया है ना, तो पहले भी गठित कर देती है केंद्र सरकार, मतलब राष्ट्रपति कौन करेगा? एक अर्धनैतिक निकाय है, वित्त आयोग का प्रावधान करता है। ठीक है। और एक राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर या उससे पहले भी वित्त आयोग का गठन कर सकता है। अगर हम वित्त आयोग की संरचना की बात करें, इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के तहत निर्धारित समयावधि के लिए पद धारण करते हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं। यह एक अच्छी बात है। जो वैधानिक निकाय है, जितने भी आप पढ़ोगे, जैसे निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सर्विस कमीशन, अपना और भारत के नियंत्रक के मालिक परीक्षक, तो जो भी संवैधानिक निकाय है उनमें अक्सर क्या होता है कि जो इसमें अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनको पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होता, लेकिन वित्त आयोग, ध्यान रखना है, वित्त आयोग में ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं अध्यक्ष और सारे सदस्य। संगठन, अभी हम लोगों ने संगठन में बात कर लिया ना, कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष होता है प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगर योग्यता की बात करें, वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता की बात करें, तो इसमें संविधान में संसद को दिया गया है कि संसद जो है योग्यता निर्धारित करेगी। तो संसद को दिया गया है कि संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है संविधान में। संविधान में लिखा गया है कि संसद इनके संबंध में योगदान होगा। तो संसद जो है एक कानून बनाई है। वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत वित्त आयोग अधिनियम लिख सकते हो। वित्त आयोग अधिनियम 1951 में कानून संसद बनाती है
और उसमें उनकी योग्यता की शर्तें निर्धारित करती है। संसद द्वारा योग्यताओं को निर्धारित किया गया है कि अध्यक्ष के लिए क्या है कि सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा, उसकी योग्यता केवल इतनी है कि वो सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। और अन्य 4 सदस्यों के लिए ये योग्यता है, पहला जैसे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य हो। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखा मामलों का विशेष ज्ञान हो। ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का व्यापक अनुभव हो। ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। तो ये मतलब 4 है, इसको आपको रट डालना है ये, क्योंकि वित्त आयोग न्यूज में रहता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कार्य की बात करें तो 4 काम करता है, याद रख लेना इसको। राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में सिफारिश करता है। राष्ट्रपति को सिफारिश करता कैसे? संघ और राज्यों के बीच करों का शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच मतलब केंद्र के बीच, केंद्र और राज्य के मध्य करों का वितरण प्लस राज्यों के मध्य करों का वितरण। दूसरा, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शामिल करने वाले सिद्धांत के बारे में। भारत की संचित निधि में से राज्यों को राजस्व में सहायता अनुदान, अनुच्छेद 200 सहायता अनुदान 275, 282 में क्या है ये विवेकाधीन अनुदान, ये सहायता अनुदान क्या है संवैधानिक अनुदान है, अनुच्छेद 275 याद कर लेना है। इसके सिद्धांत के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देगा। तीसरा, राज्य वित्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय के बारे में। और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मामले, राष्ट्रपति ऐसा कोई मामला जो राष्ट्रपति इसको सौंप दे तो वो भी कार्य करेगा, तो वित्त आयोग काम करेगा। तो इंटर स्टेट रिलेशन मतलब ये केंद्र राज्य संबंध हम लोगों ने पढ़ा, इतना ही है। अब हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे जिसमें जैसे यहाँ क्या था केंद्र और राज्यों का संबंध, अगला लेक्चर हम लोग लेके आएंगे जिसमें राज्यों का आपस में इंटर स्टेट रिलेशन, 2 राज्यों का आपस में क्या रिलेशन होगा। यहाँ हम लोगों ने मतलब केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, कौन कौन से संबंध पढ़े, हमने विधायी संबंध पढ़े, हमने प्रशासनिक संबंध पढ़े, हमने वित्तीय संबंध पढ़े। प्रशासनिक और विधायी संबंध भाग 11 के पाठ है, भाग 12 में दिया गया है वित्तीय संबंध। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। ओके।